गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे जे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में लगातार हम सोशल साइंस और इंग्लिश के वीडियोस डाल रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में सुविधा हो और आगे आने वाले समय में एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसमें भी आप बेहतर कर पाएँ। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, जो कि क्लास 10 के नागरिक शास्त्र विषय का पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी, और उसमें मैंने बताया था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के साथ मैंने ये चीज़ समझाया था। आज हम चर्चा करेंगे कि सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या क्या रूप होता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद। तो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय संघ और यूरोपीय संसद जैसे कि संस्थाएं हैं, इसके जो हेडक्वार्टर हैं ये ब्रुसेल्स में स्थित हैं। क्यों है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जब बना तब उन्होंने सोचा कि ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और बेल्जियम ने अपने जातीय संरचना के विविधताओं को समझते हुए जिस तरह से समझदारी दिखाई और सत्ता की साझेदारी के एक मॉडल खड़ा कर दिया पूरी दुनिया के सामने, तो क्यों ना ब्रुसेल्स को ही यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर चुना जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उससे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक मज़ेदार चीज़ देख पा रहे हैं। एक कार के 2 स्टीयरिंग हैं और लिखा हुआ जर्मन गवर्नमेंट। तो ये 2005 में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। 2005 में जब सरकार बनने की बात हुई तो जर्मनी में 2 पॉलिटिकल पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों पार्टियां मिल करके एक गठबंधन सरकार बनाई और मिल करके सरकार चलाए। तो ये एक ही इंजन है, एक ही कार है, इसके 2 स्टीयरिंग है, 2 मिल करके चला रहे हैं। ये एक अजीब दास्तान है, एक सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है इसको समझेंगे। तो सत्ता की साझेदारी की क्यों ज़रूरत है इसको समझने के लिए हमें 2 तर्क को समझना पड़ेगा। 2 तरह के तर्क इसमें दिए जाते हैं। एक, ये बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि बेल्जियम में ये चीज़ उन्होंने सुलझाया। बेल्जियम में भी कई जातीय संरचनाएं की जटिलताएं थी, बट उन्होंने समझदारी के साथ इसको सुलझाया। बट श्रीलंका ने नहीं समझ पाया और श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया, तो वहाँ अशांति हुई, अस्थिरता पैदा हुआ, यहाँ तक कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई। तो इससे हम लाभ नुकसान और के आधार पर अगर देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे, युक्तिपरक तर्क कह सकते हैं। तो युक्तिपरक तर्क के हिसाब से भी देखें तो सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत इसलिए है कि इसको हम नहीं अपनाएंगे तो एक देश में रहने वाले जो कई सामाजिक समूह हैं, जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटीज़ है, जो जातीय संरचनाओं में जो विविधताएं हैं, उसमें एक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाएगी। बहुसंख्यकवाद को अगर बढ़ावा देंगे तो देश को नुकसान होगा। यहाँ तक कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो भी एक समय समझेंगे कि वो भी एक समय नुकसान को अपनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, लाभ और हानि के आधार पर देखा जाए तो ये एक युक्ति संगत और युक्तिपरक तर्क दिया जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत है। ये नहीं होती है तो सामाजिक समूहों में टकराव की स्थिति बनती है। सामाजिक टकराव बढ़कर के हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है और एक देश बर्बाद हो जाता है। तो इस बिंदु पे हम लिख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी की इस तरह से, इस तर्क के आधार पर बहुत ज़रूरत है। दूसरी तरफ देखेंगे, इसका और एक युक्ति संगत तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आत्मा है, यानी इसके अलावा लोकतंत्र को सफल नहीं माना जाता है। लोकतंत्र का मतलब ही ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादातर लोगों का समर्थन जिस तरफ हो वही लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुसंख्यकवाद को कहा जाता है। लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि वहाँ किसी को बेगानापन महसूस ना हो, सभी समूह, सभी सामाजिक समूहों की भागीदारी वहाँ हो। ऐसे लोकतंत्र को सफल लोकतंत्र और अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। तो इस आधार पर देखें तो लोकतंत्र इस तरह का कब हो सकता है, जब सत्ता की साझेदारी होती है। तो लोकतंत्र को अगर बेहतर बनाना है, लोकतंत्र को अगर सही मायने में लोकतंत्र को बनाना है तो फिर सत्ता की साझेदारी की बहुत ज़रूरत है। ये 2 पॉइंट आप युक्तिपरक तर्क के हिसाब से लिख सकते हैं। तीसरा जो 3rd पॉइंट आपके दिमाग में आता है वो यह है
कि एक नैतिकता भी होती है। नैतिकता क्या होती है? जो एक यूनिवर्सल वैल्यूज़ के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई जो किसी देश में रहते हैं, कोई भी सामाजिक समूह के, किसी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हों, वो संख्या में अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटीज़ हों, बट उनकी भी भागीदारी बनती है। नैतिकता क्या कहता है? यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या कहता है कि किसी को बेगानापन महसूस नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर किसी का निर्णय को ज़बरदस्ती थोप नहीं देना चाहिए। तो इसी नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो फिर सत्ता की साझेदारी की बहुत ज़रूरत है। तो आप इसको 2 तर्क के आधार पर लिखोगे। पहली बात तो यह है कि युक्तिपरक तर्क लाभ हानि के आधार पर अगर इसको नहीं अपनाते हैं तो देश को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ लोकतंत्र की आत्मा है ये, इसको नहीं अपनाने से लोकतंत्र की सफलताएं मुश्किल हैं। और तीसरी एक जो नैतिकता के आधार पर भी सत्ता के साझेदारी की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी के कई उलझन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि लेबनान की राजधानी है बेरूत और वहाँ रहते हैं 2 दोस्त और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। और वो आपस में बातचीत करते करते खलील नाम के एक कैरेक्टर के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ बेरूत लेबनान की राजधानी है और खलील की कहानी ऐसी है कि खलील के माता पिता अलग अलग समुदाय के हैं। एक सुन्नी मुस्लिम है तो दूसरे ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और वो उनके बच्चे हैं और धर्म पर उनका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। बट वहाँ जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो लेबनान के नेताओं ने मिल कर के आपस में समझौता किए कि राष्ट्रपति पद जो है वो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक जो ईसाई धर्म के लोग हैं वही बनेंगे। प्रधानमंत्री पद रिजर्व कर दिए गए सुन्नी मुसलमानों के लिए। उप प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए और संसद के अध्यक्ष के पद को मुसलमानों के लिए संरक्षित कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने इस चीज़ को सुलझाया और वहाँ के गृह युद्ध की स्थिति जो है उसमें वो कंट्रोल में आ गए। बट खलील को लगता है कि मैं राजनीति में जाऊँ और उनको राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी। उनको वो सपना देखते थे कि मैं भी एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बनूं, प्रेसिडेंट बनूं, देश के सर्वोच्च पद पर मैं जाना चाहता हूं। बट वो नहीं जा सकते थे क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद को रिजर्व कर दिया गया था। कैथोलिक जो धर्म के आधार पर बांट दिए गए थे। प्रधानमंत्री पद को किसी एक समुदाय को दे दिए गए, अध्यक्ष के पद को एक समुदाय को दे दिए गए। तो ये उनको पसंद नहीं था। तो इसीलिए वो चाहते थे, यहाँ एक कोटेशन आप देख सकते हैं कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी समुदाय से हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्धों को देखा था वो जानते होंगे कि इसके चलते जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के पदों को बांटवारा कर ली और एक शांति की स्थिति बन गई वहाँ और गृह युद्ध कंट्रोल में आ गए, तो वो लोग जानते हैं कि इसकी क्या बात है। तो सत्ता की साझेदारी के इस तरह के रूप भी देखने को मिलता है। बट यहाँ खलील के लिए वो भी एक अड़चन है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो रिजर्व कर दी गई है। जो भी है उनके देश के लिए एक गृह युद्ध को सुलझाया और एक समझदारी के साथ उन्होंने इन चीज़ों को सुलझाया और एक समाधान निकला। आगे देखेंगे सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप होता है। ठीक है, तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। ऐसी पुराने जो रूढ़िवादी धारणाएं थी, इसके खिलाफ सत्ता की साझेदारी की क्या क्या रूप होती है उसको हमें समझना है। शुरू में लोगों में ऐसी ही धारणाएं थी कि राजनीतिक सत्ता को बंटवारा कर देने से या फिर सत्ता क्षमताओं का विकेंद्रीकरण करने से फैसले लेने में सुविधाएं नहीं होती हैं और देश टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। और जैसे ही सत्ता विकेंद्रीकृत होता है तो कई तरह की समस्याएं आती है। बट आज के लोकतंत्र में इस संदर्भ को उल्टा समझा जाता है, एक विलोम की स्थिति समझा जाता है। और आज के लोकतंत्र में हम जिस तरह से सत्ता की साझेदारी को देखते हैं वो आइए हम समझेंगे। तो इसमें 3 रूप हम देख पाएंगे, जैसे कि नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कि शासन के विभिन्न अंग, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 पिलर क्या क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बीच के सत्ता का बंटवारा रहता है
इसे ये एक खास तरह का सत्ता का बंटवारा है। ये इसको आप कह सकते हैं क्षैतिज वितरण, यानी क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होता है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कार्यपालिका में कौन होते हैं। कार्यपालिका में मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होता है, मंत्री होते हैं। और मंत्री कहाँ से बनते हैं, वो विधायिका से बनते हैं। पहले तो वो विधायक होते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, या फिर वो पहले लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, फिर वो मंत्री बनते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका और विधायिका पैरेलली हैं और वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका जैसे न्यायपालिका भी इसके साथ संबंधित। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करते हैं, कार्यपालिका करते हैं। राष्ट्रपति हमारे उनको शपथ वाक्य पाठ कराते हैं। दूसरी तरफ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों को अंकुश लगा सकते हैं। तो ये सुंदरता जो लोकतंत्र के 3 पिलर्स के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर और आपस में जो लिंकिंग की व्यवस्था किए हैं, ये सत्ता की साझेदारी की एक क्षैतिज वितरण का उदाहरण है। तो आपको कहा जाए कि सत्ता की साझेदारी कितने तरह का होता है, तो सत्ता की साझेदारी के 3 रूप देखने को मिलता है। जैसे कि शासन के जो विभिन्न अंग हैं उसके अंदर जो साझेदारी देखने को मिलती है, उसके अंदर सत्ता की जो बांटवारा देखने को मिलता है, उसको आप कह सकते हैं क्षैतिज वितरण। जैसे कि मैंने आपको समझाया, इसके लास्ट कुछ लाइन्स को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है, ठीक है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो हमारे सेंट्रल में है, वो उनको आस्था कहाँ रहनी चाहिए, वो उनके लोकसभा पार्लियामेंट में उसको मेजोरिटी में होना चाहिए। पार्लियामेंट में उसके पीछे आस्था नहीं रहेंगे, ज़्यादातर पार्लियामेंट के सदस्य अगर उसके खिलाफ बोलेंगे और अनास्था प्रस्ताव पारित कर लेंगे तो फिर कार्यपालिका अस्तित्व में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये है कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है किसके अंदर रह करके, विधायिका के अंदर रह करके, उसके अधीन कार्य करती है ये, ठीक है। और सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं और जवाबदेही करना पड़ता है विधायिका में उसको, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे जो भी मंत्री होते हैं, जब लोकसभा में उसको क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा में सवाल जवाब होता है, तब उसको जवाब देना होता है, यानी विधायिका के पास उसकी जवाबदेही है। दूसरी तरफ अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, नियुक्ति कार्यपालिका करती है, बट न्यायपालिका चाहे तो कार्यपालिका और विधायिका, चाहे तो मतलब संविधान के आधार पर व्याख्यान के साथ अगर विधायिका कोई ऐसा कानून पारित कर दें जो संविधान के खिलाफ, या फिर कार्यपालिका कुछ ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर दें जो संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका हमारे क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका संविधान को व्याख्या करते हुए उस ऑर्डिनेंस और उस कानून को खारिज कर सकते हैं। ये क्षमता न्यायपालिका के पास है। तो क्या देख पा रहे हैं, मतलब पैरेलली विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों चीज़ों को रखा गया है और एक दूसरे को ये अंकुश लगा सकते हैं ताकि विधायिका बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, ताकि न्यायपालिका बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। अगर न्यायपालिका गलत सलत डिसीजन देने लग गए तो पार्लियामेंट के पास वो क्षमता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच कर सकता है, हटा सकता है पद से, है ना। तो ये जो सुंदरता है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच में जो सत्ता की बंटवारा है, पावर का शेयरिंग है, ये एक तरह का पावर शेयरिंग है, ये एक तरह का सत्ता की साझेदारी है, ठीक है। तो ये एक सत्ता के साझेदारी के रूप होता है कि शासन के तीनों जो अंग हैं वो तीनों अंग के बीच में एक क्षैतिज वितरण कर देना, ताकि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हॉरिजॉन्टल स्थिति में रहें और एक दूसरे को वो मतलब अति करने में अतिरिक्त क्षमता वो एंजॉय ना कर पाए, इसलिए उसको अंकुश लगाएं, यानी ब्रेक का काम करे। वो अगर ज़्यादा कुछ कर रहा है, मतलब संविधान से बाहर जा रहा है, तो फिर ये उसको अंकुश लगाएंगे, ये गलत सलत कर रहे हैं तो वो इसको अंकुश लगाएंगे। ये चीज़ें हैं। आगे देखेंगे सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों में भी हम सत्ता के बंटवारा को देख पाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 3 तरह के सरकार हैं। केंद्र सरकार है जो एक सामान्य सरकार है पूरे देश के लिए, दूसरी तरफ हर प्रांत में, हर प्रदेश में एक एक राज्य सरकार है। तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य की क्षमताओं को एनलिस्टेड करके बांटा गया है। लगभग 100 विषय जो है, 100 सब्जेक्ट जो है उसमें केंद्रीय सूची में है,
61 विषय जो है राज्य सूची में है और कुछ ऐसे विषय है जो केंद्र और राज्य दोनों उसमें कानून पारित कर सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। तो जो भी है हमारे देश में संविधान में सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में भी सत्ता के बंटवारा को आप देख सकते हैं। ऐसे बंटवारा को आप क्षैतिज नहीं कर सकते, यानी पैरेलल हॉरिजॉन्टल नहीं है। ऐसे बंटवारा कैसे है, एक सरकार सामान्य सरकार है जो केंद्र सरकार है, उसके फिर राज्य में राज्य सरकार है, बट राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार अपने जो विषय है उस विषय पर अपने राज्य में अपने इख्तियार में रह करके काम कर रहे हैं। लोकल के जो गवर्नमेंट है जैसे कि पंचायत हो या फिर म्यूनिसिपैलिटी हो, वे भी अपने स्तर पर अपने सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पावर शेयरिंग है, ये जो सत्ता की साझेदारी, ये जो पावर के जो बंटवारा है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये उल्लंब है यानी वर्टिकल है। ऐसे को आप क्या कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं। तो चलिए आगे और देखेंगे और किस तरह के होता है। 3 नंबर में हम देख सकते हैं कि सामुदायिक समूह में भी सत्ता का बंटवारा देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा बेल्जियम के उदाहरण को मैं यहाँ बताना चाहूँगा। बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने समुदाय के आधार पर, जातीय संरचना के आधार पर, है ना, केंद्र सरकार में क्या किया, आधा मंत्री पद जो है वो डच भाषाभाषी लोगों के होंगे और आधे मंत्री पद जो है वो फ्रेंच भाषी लोगों के होंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अलग से फिर उन्होंने सामुदायिक सरकार भी बनाए। सामुदायिक सरकार ऐसे बनाए कि वो शिक्षा, संस्कृति, ऐसे विषयों पर वो अपना निर्णय लेंगे अपने समुदाय के लिए, ये चीज़ें उन्होंने बनाए। तो ऐसे सामुदायिक सरकार और समुदाय में भी, समाज के विभिन्न समूहों में भी इस तरह के सत्ता के बंटवारा देखने को मिलता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी जैसे देखिए लोकतंत्र में सारे लोगों की भागीदारी हो, सभी समूह का भागीदारी हो। जैसे कि हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे लोकसभा में और राज्य विधानसभा में सीट जो है आरक्षित कर दी गई है, ताकि वो सारे समूहों से, वो सारे सामाजिक समूहों से भी प्रतिनिधित्व कर सकें। तो इस तरह के जो सत्ता का बंटवारा है इसको आप क्या कहेंगे, सामुदायिक बंटवारा कहेंगे। समूह भाषाई हो सकती है, वो धार्मिक हो सकता है या फिर जातिगत हो सकता है। ऐसे समूहों में जब सत्ता को बांट दिया जाता है तब उसको आप सामुदायिक सत्ता का बंटवारा कह सकते हैं। और एक 4 नंबर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सत्ता के बंटवारा का और एक रूप होता है। जैसे कि एक देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और कई दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप होता है। जैसे कि कई जातियों का कई संगठन है, बिजनेसमैन का संगठन होता है, शिक्षकों का संगठन है, इंजीनियर का संगठन है, डॉक्टरों का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूरों का है। तो ऐसे कई दबाव समूह होता है जिनको लोकतंत्र में डायरेक्टली भागीदारी नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए, है ना, वैसे लोग भी भागीदारी करें। इसीलिए कई पॉलिटिकल पार्टी ओरिएंटेड कई संगठन बनता है। जैसे मान लीजिए रेलवे के जो कर्मचारी है उनका कांग्रेस के साथ संबंध है, ऐसे कर्मचारियों का कांग्रेस से रिगार्डिंग संगठन अपना बना हुआ है। जो भाजपा से संबंधित है वो भाजपा से संबंधित संगठन अपना बना के रखे हैं। तो ऐसे दबाव समूहों को भी इस तरह से मौका मिलता है हमारे सरकार चलाने में, सरकार बनाने में। जैसे कि आपको मैंने कुछ देर पहले जर्मनी का उदाहरण दिया, जो कि 2 स्टीयरिंग वाला एक कार आपको दिखाया। उसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ने मिल करके सरकार बनाई, गठबंधन का सरकार बनाया 2005 ईस्वी में। तो इस तरह से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को और दबाव समूहों को भी सरकार चलाने में हिस्सेदारी मिलती है और लोकतंत्र में भागीदारी मिलती है। दूसरी तरफ हमारे देश में भी जैसे जो अपोजिशन पार्टी हैं वो एक शैडो कैबिनेट का काम करता है, क्रिटिसिज्म का काम करता है। जो स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं हमारे पार्लियामेंट में उसमें उनके प्रतिनिधित्व देखने को मिलती हैं। इस तरह से उनकी भी भागीदारी होती है, उनका भी एक रोल होता है, उनका भी महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं बेसिक बात यह है कि सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता में कोई एक समूह, कोई एक जाति, कोई एक भाषा के लोग उसको एंजॉय ना करें, सभी में बटा हुआ हो। वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी बटा हुआ हो, वो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में बटा हुआ हो, वो सामुदायिक समूहों में बटा हुआ हो, वो दबाव समूह और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में भी बटा हुआ हो। ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये होता है सत्ता की साझेदारी के रूप। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।